एपिसोड की शुरुआत में हम सोजी को देखते हैं जो सो रहा होता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है हीना की और कुछ बच्चों की जो बोल रहे होते हैं कि हीना ने हमें मारा। इसके बाद सोजी की आंखें खुल जाती है, ये बाहर जाता है और बोलता है कि तुम सुबह सुबह शुरू हो गए, हीना मुझे सोने दो जरा। इसके बाद हीना बोलती है सोजी तुम सिर्फ सोते रहते हो, पहले से ही दोपहर हो चुकी है। ये ऊपर की तरफ देखता है और सच में दोपहर हो चुकी होती है। इसके बाद ये अंदर आता है और बोलता है कि ये अपने आप को समझती क्या है, ये मुझसे इस तरह से बातें कैसे कर सकती है। और वहीं पे हम देखते हैं कुरिमा को जो एकदम शांति से बैठा होता है। इसके बाद हम सोजी को देखते हैं जो कुछ खा रहा होता है और बोलता है कि वैसे ये बच्चे हमेशा शोर मचाते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए वेजिस भी लेके आते हैं, इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं कहता, इतना तो चलता है। इसके बाद हम कुरिमा को देखते हैं जो अपना सूप जैसा कुछ होता है उसे पी जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता। इसके बाद रात हो जाती है और रात में सोजी पी के आता है और बोलता है कि वो कमीने जरूर चीटिंग कर रहे थे, अगली बार मैं उन्हें देख लूंगा। इसके बाद वो वहीं पे सो जाता है, लेकिन कुरिमा एकदम शांत होता है, वो एक शब्द भी नहीं बोलता। इसके बाद फिर से सुबह हो जाती है, यानी कि दोपहर हो जाती है और फिर से हाना की आवाज सुनने के बाद सोजी जग जाता है और फिर से चिल्लाने लगता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। आगे सोजी कुरिमा को बोलता है इन्हें पता भी लगता होगा कि इनकी वजह से मैं जल्दी उठ रहा हूँ, लेकिन कुरिमा कुछ भी जवाब नहीं देता और सोजी बोलता है कि हे कम से कम तुम ठीक है, या फिर हाँ मैंने सुन लिया, इतना तो बोल ही सकते हो, क्या इतना बोलने में तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो, और सोजी बोलता है कि नहीं यहाँ पे जो भूत है ना उससे बातें कर रहा हूँ। इसके बाद कुरिमा बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। और सोजी बोलता है कि यानी कि तुम इसके लिए मुझसे बातें भी नहीं करोगे। कम ऑन यार, हम एक रूम के अंदर हैं, कोई जेल के अंदर थोड़ी ना है। देखो आज का दिन कितना सुहाना है, क्या समुराई बाहर घूमने के लिए नहीं जाते, बाहर खाना नहीं खाते। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और सोजी बोलता है कि तुमने अभी सात्सुमा को मारा था और उसके लिए तुम्हें पैसे मिले थे ना। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि उससे मैंने ये स्क्रीन खरीद ली। और सोजी बोलता है कि तुमने ये बकवास सी चीज स्ट्रीट से खरीदी, अब तो तुम कुछ खर्च करने की भी लायक नहीं हो। इसके बाद ये कार्ड निकालता है और बोलता है कि चलो बाहर घूम के आते हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। और सोजी बोलता है इसीलिए तो हम बाहर जा रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पैसा रोजगार करने में, पता नहीं हमें चबाया हुआ सोना कब मिलेगा। इसके बाद ये टोकन की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा लक तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है आज के लिए। इसके बाद सोजी ये सारी बातें नियो को बताती है और नियो हंसने लगती है और बोलती है कि जो खुद बेरोजगार है वो दूसरों के रोजगार में मदद करेगा। इसके बाद सोजी बोलता है चुप हो जाओ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सट्टे से ही चलाऊंगा। इसके बाद नियो बोलती है तो फिर बताओ कि तुम्हारा लक कैसा गया। इसके बाद सोजी बोलता है सच बताऊं तो पहले मैंने उसके डॉक्टर के पास छोड़ा। इसके बाद हम डॉक्टर का सीन देखते हैं जहां पे डॉक्टर एक बंदे की हड्डी पसली को मतलब ठीक कर रहा होता है, तोड़ नहीं रहा होता, ठीक कर रहा होता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है डॉक्टर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से मेरा पीठ ठीक हो जाए। और डॉक्टर बोलता है कि मेरे पास कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं है, घबराओ मत, मैं धीरे धीरे करूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद डॉक्टर करना शुरू कर देता है मतलब अपना काम, और कुछ बच्चे देख के वो भी डर के छुप जाते हैं, यानी कि डॉक्टर इसकी जो मसाज कर रहा होता है वो कुछ ज्यादा ही दर्दनाक होता है। ये बंदा चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर बस करो, दर्द हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक औरत आती है और बोलती है डॉक्टर टेप्पा तुम हमेशा की तरह काम ही कर रहे हो क्या। और डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुम अभी यहाँ पे कैसे। और तब ये औरत बोलती है कि तुमने मेरे पिता की काफी देखभाल की थी जब उन्हें सर्दी लग गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश फ्रूट लेके आई हूँ। इसके बाद डॉक्टर टेप्पा बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा से दयावान रही हो। इसके बाद ये औरत बोलती है कि नागासाकी में तुम सिर्फ इकलौते डॉक्टर हो जो मेडिसिन के बदले इस तरह की चीजें ले लेते हो। इसके बाद डॉक्टर टेप्पा बोलते हैं कि तुम अभी यहाँ पे कैसे आ गए, क्या कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। इसके बाद ये औरत बोलती है कि तुम्हें पता होगा साकाटा समुराई मर चुका है मजिस्ट्रेट ऑफिस में, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वो बीमार होकर मर गया, लेकिन बात कुछ और है। तभी कोई चाय लेके देता है और ये कुरिमा होता है। कुरिमा को देखने के बाद ये औरत डर जाती है और कुरिमा बोलता है कि क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती थी, कहती क्यों नहीं। और ये औरत बोलती है माफ करना समुराई, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि मैं इस क्लिनिक का असिस्टेंट हूँ। इसके बाद ये औरत बोलती है असिस्टेंट, और कुरिमा बोलता है कि तुम डॉक्टर से कुछ कहना चाहती थी, उनका जवाब दो। इसके बाद ये औरत बोलती है कि नहीं वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मुझे याद है कि मुझे एक काम है। और यहाँ से वो रफो चक्कर हो जाती है। कुरिमा सोचने लगता है कि ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ भाग गई। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कुरिमा जरा मेरी बात सुनो। और इसके बाद नियो हंसने लगती है और बोलती है बेवकूफ सोजी कहीं कि तुम्हें कैसे लगा कि एक किलर समुराई डॉक्टर का असिस्टेंट बन सकता है। इसके बाद सोजी बोलता है कि उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, मुझे लगा वो काम का होगा। और नियो और भी ज्यादा हंसने लगती है। इसके बाद यूएन बोलता है कि कुरिमा को इस काम से जितने पैसे मिलेंगे शायद उतना उसके लिए काफी नहीं होगा, क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की वो किसी और तरीके से भी पैसा कमा सकता है। इसके बाद सूजी फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे सूजी सवाल करता है कि तुम तलवार चलाने के सिवा और क्या करते हो। और कुरिमा बोलता है कि मैं पहले सुबह उठता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। सूजी बोलता है कि उसके बाद आगे कुरिमा बोलता है कि अगर किसी जगह पे मुझे तलवारबाजी सिखानी होती है तो मैं सिखाता हूँ, और उसके बाद घर आ जाता हूँ, फिर से थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे सूजी बोलता है उसको तलवार चलाने के सिवा घंटा कुछ भी नहीं आता। इसके बाद नियो फिर से हंसने लगती है और सूजी बोलता है ये कोई मजाक नहीं चल रहा। नियो बोलती है तुम उसको
जुआ खेलना क्यों नहीं सिखाते। और सोजी बोलता है तुम पागल हो क्या, अगर उसको झूठ बोलने के बारे में कुछ भी पता होता तो उसकी हालत ये नहीं होती, उसको एक ही रात में चबा जाएंगे वो लोग। इसके बाद नियो बोलती है शायद मैं उसके लिए कुछ क्लाइंट को ढूंढ सकती हूँ। इसके बाद सोजी सोचने लगता है जहाँ पे नियो उसको घसीटती हुई लेके जा रही होती है ब्रोथल के अंदर, यानी कि जो वैश्य खाना होता है उसके अंदर, जहाँ पे ये लड़कियों को देख के ताड़ रहा होता है। तभी ये एक लड़की के पास जाता है और बोलता है हे स्वीट हार्ट, और वो लड़की जब इसको देखती है इसके फट के हाथ में आ जाती है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे सोजी बोलता है नियो तुम्हारी वजह से मुझे वो सब इमेजिन करना पड़ा, और ये दोनों के अंदर थोड़ी सी मस्ती होने लगती है। तभी यूएन बोलता है कि अभी कुरिमा क्या कर रहा है। इसके बाद सोजी फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ये कुरिमा से बोलता है कि तुम्हें जो बॉस से गिफ्ट मिला है हम उसको बेच के थोड़े से पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि वो जो बॉल जिसके अंदर थोड़ी सी पेंटिंग है उसकी आखिरकार क्या कीमत होगी। इसके बाद सोजी बोलता है इस बॉल के हमें काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन यूएन के जो काम है उसकी बहुत ज्यादा कदर की जाती है। यहाँ तक कि क्यो और ईडो जैसे दूर दूर शहर से भी लोग आते हैं यूएन की इन्हीं चीजों को खरीदने के लिए, इसके काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है क्या ये सच है, और सोजी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो रिवेंजर का काम इसलिए कर रहा है ताकि उसे पैसे मिले, तुम उसे गलत समझ रहे हो। इसके बाद कुरिमा बोलते नहीं मैं वो नहीं कहना चाहता था। इसके बाद सोजी बोलता है तो तुम क्या कहते हो, इस चीज को किसी ऐसे लोग के पास होना चाहिए जो इसकी कदर करे। इसके बाद कुरिमा बोलता है शायद ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है, और सोजी बोलता है तो तुमने क्या सोचा है। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि यूएन और टेंपा ये दोनों जो काम करते हैं ये एक सीक्रेट है ना दुनिया के लिए। इसके बाद सोजी बोलता है हाँ कहीं तुमने किसी को बता तो नहीं दिया, और कुरिमा बोलता है कि नहीं, लेकिन ये रिवेंज वाला आइडिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अभी भी, मैं उनकी तरह काम नहीं कर सकता। दिन में हंसते हुए लोगों की सेवा करना और रात में पत्थर दिल बन के उन्हीं को मार देना मुझसे ना हो पाएगा। इसके बाद सोजी बोलता है तुम्हें अपना पहला काम करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे सोजी बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि वो अभी चुपचाप घर में बैठा हुआ होगा। ये समुराई बेवकूफ है, ये उसी चीज की चिंता करता है जिससे इसकी चिंता बढ़ती जा रही है। उसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉस साहब आपको ही उससे बातचीत करनी होगी। इसके बाद यूएन बोलता है कि उसके लिए अभी भागना ही आसान होगा जब तक उसका रास्ता खत्म नहीं होता। इसके बाद सोजी बोलता है कि क्या मतलब है इसका, और यूएन बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं चैपल जा रहा हूँ, तुम उसके ऊपर नजर रखना। इसके बाद सोजी एक कार्ड निकालता है और बोलता है कि यही घटिया कार्ड मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके बाद हम चैपल का सीन देखते हैं जहाँ पे ये फादर कुछ प्रार्थना कर रहा होता है, एक सिस्टर आती है यानी कि नन आती है और यूएन को प्रसाद खिलाती है। इसके बाद फादर बोलते हैं ये चबाया हुआ सोना देने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये रिवेंज वाला काम करना चाहेगा जैसा कि तुम्हारी टीम नागासाकी में कर रही है। इसके बाद नन प्लेट लेके आती है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता और नन यहाँ से चली जाती है। यूएन सिर्फ देखता रहता है। इसके बाद फादर बोलते हैं ये बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सारे पापियों को बराबर से सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पापों की सजा को माफ कर सकता हूँ। और भी कुछ पापी हैं जिनको सजा मिलना जरूरी है। साकाटा के पास अफीम कहाँ से आया, वो इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो इंग्लिश मैन से डायरेक्ट लाए, जरूर इसके बीच में कोई मिडल मैन होगा। उसने साकाटा को अफीम दिलाया ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ सके और वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सके और साथ में नागासाकी ट्रेड यूनियन में एक बड़ा हिस्सा भी ले सके। और उसका नाम है अजुमिया। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? तुम तो पजामा पुलिस से भी मिले थे। उसके दिल में ना किसी के लिए प्यार है और ना ही वो किसी पे भरोसा करता है, वो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है, अपनी ही फिक्र करता है। साकाटा उसके लिए परेशानी थी और वो उसे खत्म करना चाहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने परेशानी में है, कितने दर्द में है, उन पापियों को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है शिम्बारा में जो लोग मर गए भरोसे के लिए, अगर उनके पास एक गोल्ड टोकन होता तो उनमें कितने ज्यादा निशान बनते और इनका बदला कितना स्ट्रॉन्ग होता। भगवान के बेटे ने कहा है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, लेकिन ये सब नास्तिक है, इनके कानों में प्यार का मतलब इन्हें समझ में नहीं आता। एक ऊंट भी आसानी से तेज नजरों से बच के जा सकता है, लेकिन ये पापी इनको कभी प्यार का मतलब समझ में नहीं आएगा। इसके बाद यूएन बोलता है काम हो जाएगा। इसके बाद हम रिवेंजर टीम को देखते हैं जहाँ पे सोजी बोलता है साकाटा की मौत के बाद यूजुमिया जाके कहीं पे छुप गया है, आखिरी बार उसको अपनी बीवी के घर में देखा गया था। तब नियो बोलती कि ये तो बहुत बढ़िया खबर है क्योंकि उसकी बीवी को भी हम मारने वाले हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है क्या उसकी बीवी भी टारगेट है, और डॉक्टर टैपा बोलते हैं कि काव्या की वाइफ की बातें अलग है क्योंकि वो तो मदद कर रही थी, लेकिन अजमिया की बीवी एक अमीर बिगड़ेल जादी है। तुम्हें क्या लगता है उसे ड्रग केस में किसने फंसाया होगा? काव्या की वाइफ ने भरोसा किया अजमिया की वाइफ के ऊपर क्योंकि उसे लगता था कि वो मेडिसिन बनाने के लिए ये सब ले रही है, लेकिन असल में वो उसे फंसा रही थी। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, उसकी सजा तो उसे मिलेगी। इसके बाद यूएन बोलता है अजमिया की वाइफ के घर के सामने एक बुक स्टोर है जहाँ पे मैंने बातचीत की और वहाँ पे कोई बंदा रह सकता है दिन रात निगरानी करने के लिए। तभी सोजी बोलता है अगर ऐसा है, और यूएन बोलते हैं क्या तुम रहना चाहते हो? और सोजी बोलता है नहीं मैं नहीं, ये बंदा एकदम परफेक्ट रहेगा, और उसकी उंगलियां होती है कुरिमा के ऊपर। अगर दिन भर बैठ के किसी के ऊपर नजर रखनी है तो इस बंदे से बेहतर इंसान नागासाकी के अंदर नहीं मिलने वाला। इसके बाद नियो बोलती है इतना भयानक दिखने वाला समुराई का अगर हम बैठाएंगे तो लोग शक करने लगेंगे, बस तुम इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन सोजी बोलता है ऐसी बात नहीं है, हम इस समुराई को ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, तुम जाओ और शॉपकीपिंग कैसे करते हैं जाके सीख के आओ, लेकिन ज्यादा सीरियस मत होना, नेचुरली एक्ट करना, तुम समझ गए?
इसके बाद कुरिमा बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं पूरी लगन से अपना काम करूंगा। इसके बाद नियो बोलती है कि सच में ये प्लान काम करेगा। इसके बाद हम बुक स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक औरत और उसकी छोटी बेटी बुक्स देख रही होती है, लेकिन तभी ये कुरिमा की तरफ देखती है और डर के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक ठरके इंसान को देखते हैं जो गंदी गंदी मैगजीन पढ़ रहा होता है और उसका प्लान होता है उसको उठा के लेके जाने का, लेकिन तभी कुरिमा उसकी तरफ देखने लगता है और वो बंदा डर के यहाँ से भाग के चला जाता है। इसके बाद कुरिमा किताबों को समेटने लगता है और इसके सामने कुछ पेंटिंग्स होती है। इसके बाद हम सोजी को देखते हैं जो छुप छुप के कुरिमा के ऊपर नजर रख रहा होता है, तभी इसके सामने नियो आ जाती है और बोलती है सोजी। इसके बाद सोजी घबरा जाता है और बोलता है नियो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बस मैं कंफर्म कर रहा था कि अपना काम तो कर रहा है ना। इसके बाद हम कुरिमा को देखते हैं जो अचानक से कुछ ड्राइंग करने लगता है और इसकी ड्राइंग सच में शानदार होती है। लोग इसको आके देखने लगते हैं और काफी अच्छी ड्राइंग कर रहा होता है। यहाँ पे कुरिमा एक तरह से ये ड्राइंग की कला में एकदम से अंदर घुस गया होता है। आगे हम देखते हैं वो बंदा फिर से वापस आया होता है और किताब खरीदता है इस बार। इसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी होती है लेकिन कुरिमा अपना काम कर रहा होता है, तभी ये देखता है कि सामने वाले घर के अंदर एक मर्द जाता है, यानी कि यही है अजुमिया। इसके बाद अजुमिया की वाइफ बोलती है कि क्या बात है तुम इतने घबराए हो क्यों हो। इसके बाद अजुमिया बोलता है कि उन्होंने साकाटा के किलर को अभी तक नहीं पकड़ा है, अगर तुम मुझे बुलाते नहीं तो फिर मैं रिस्क ही नहीं लेता। इसके बाद इसकी वाइफ बोलती है कि तुम कितने मजाकिया हो, तुमने पहले तो इसके बारे में नहीं बताया, मैं भी खुद क्लियर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें उतना ही पे करना चाहिए जितना तुम उधारी हो। तभी रिंग्स बजने लगती है और ये औरत बोलती है ये घंटी तो गर्मियों के दिनों में हवा की वजह से बजना चाहिए था, और ये आगे बढ़ने लगती है। तभी अजुमिया बोलता है कि रुक जाओ, ये वही हो सकता है जिसने साकाटा को मारा था। इसके बाद ये औरत बोलती है तुम भी बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। इसके बाद ये खिड़की खोलती है और बोलती है यहाँ पे तो कोई नहीं है, और ये आसमान की तरफ देखती है जहाँ पे एक पतंग उड़ रही होती है। ये बोलती है कि एक पतंग। इसके बाद इसके चेहरे के सामने कुछ तो तेजी से उड़ के जाता है। जब ये पीछे मुड़ के देखती है तब इसका पति मरा हुआ होता है, इसके सीने के अंदर एक तीर घुस चुका होता है, और तीर का मतलब तुम समझ सकते हो, ये डॉक्टर टेपा का है। इसके बाद हम नियो को देखते हैं जो अपनी पतंग को खींच लेती है। आगे हम देखते हैं उस लड़की को जो भागती है और बोलती है कोई तो मेरी मदद करो। इसके बाद जाके ये यूएन से टकरा जाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, एक बड़ा सा तीर आके मेरे पति को लगा, वो मर गया। इसके बाद यूएन बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने जो अफीम के साथ लोगों की जिंदगी बर्बाद की है उसकी तुलना में ये तो कुछ भी नहीं। इसके बाद ये औरत डर के पीछे हटने लगती है और बोलती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद यूएन इसके चेहरे के ऊपर सोने की परत लगा देता है और सेंट मैरी से प्रार्थना करने लगता है, और जैसे इसका प्रार्थना खत्म होता है वैसे ही वो सोने के परत टाइट हो जाता है और इस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे यूएन बुक स्टोर के मालिक से बोलता है कि आपको वो हॉट स्प्रिंग कैसा लगा, और ये बंदा बोलता है कि जितना सुना था उससे काफी ज्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल ज्यादा जवान हो चुका हूँ। तुम्हारी राय हमेशा सही होती है यूएन, और साथ में तुमने मेरी किताबों का भी ध्यान रखा। इसके बाद ये कुरिमा को कुछ पैसे देता है और कुरिमा बोलता है ये तो कुछ ज्यादा है, और ये बंदा बोलता है कि नहीं तुम इसको डिजर्व करते हो, तुमने इस जगह को पूरी तरह से नया बना दिया है। इसके बाद नियो बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और कुरिमा बोलता है क्या सच में मैंने अच्छा काम किया। इसके बाद ये बंदा कुरिमा की ड्राइंग देखने लगता है और बोलता है क्या ये सब तुमने बनाया, और कुरिमा बोलता है कि मुझे उसके लिए माफ कर देना। आगे ये बंदा बोलता है कि तुमने तो बहुत बेहतरीन बनाया, क्या तुमने वेस्टर्न आर्ट को पढ़ा है, और ये बोलता है कि नहीं कभी नहीं। इसके बाद ये बंदा बोलता है तुम्हारी ड्राइंग काफी यूनिक है और ये असलियत को दर्शाती है, ये इतना अच्छा तो नहीं है हम इसको इक्यू प्रिंट पे रख सके, लेकिन इतना तो अच्छा है कि इसको हम दीवार पे टांग सके। मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग कभी नहीं देखी, मुझे लगता है कुछ लोग इसको लेना भी चाहेंगे, तुम क्या कहते हो, क्या मैं किसी पब्लिशर को इसको दिखाऊं। और तब कुरिमा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा भी है। इसके बाद ये बंदा बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जरा देखो इसे, और हम देखते हैं कि इसने एक बिल्ली की ड्राइंग बनाई होती है जो काफी बेहतरीन होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कुरिमा की ये जो ड्राइंग है आप इसको 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे। और ऐसे रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, और साथ में चैनल पे अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरे से दबा दे, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।